अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोरोना के मुतालिक जो अहम सवालात उठाए जा रहे हैं उनका कोई मुस्तनद और अच्छा जवाब दिया जा सके। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत नाराज़ हैं और नाला हैं कि वो लोग गए, उनकी तबीयत ख़राब थी और उनका कोरोना का टेस्ट नहीं कराया गया। कुछ अरसे बाद जब टेस्ट कराया गया तो टेस्ट पॉजिटिव निकल आया और इस बात पे वो बहुत नाराज़ हैं। बात यह है कि देखें, हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये टेस्ट किन लोगों का होना चाहिए। एक तो वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनको हिस्ट्री है ऐसे कंट्रीज़ से आने की जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि वो लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और कोरोना के मरीज़ों को डील कर रहे हैं, उनके ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि उनका पीरियोडिकली ये टेस्ट होना चाहिए ताकि पता रहे कि उनमें से किसी को तो नहीं लग गया, उसकी वजह से जो नए लोगों को वो देख रहे हैं उनको लग जाएगा। लेकिन जो आम लोगों में है वो उनको हम टेस्ट करते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी मरीज़ के साथ और उनको जिनके सिम्टम्स होते हैं। अब लोग नज़ला ज़ुकाम के साथ अभी उनके इलाके में ये प्रॉब्लम हो गया है, उनकी गली में किसी को कोरोना हो गया है और वो उनको नज़ला ज़ुकाम हुआ है और वो आए हैं। जो हमारी पास किट्स पहले बहुत कम थी, अब हमारे पास किट्स हैं, मगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स जो कहे कि मेरा टेस्ट करो उसका हम टेस्ट कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें कुछ SOPs हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं। हम उन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज करके कोरोना की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी जिनको खुश खांसी के साथ और बुखार के साथ सांस में तकलीफ़ हो जाती है, उनका हम टेस्ट करते हैं ताकि अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव है और उनकी ये तकलीफ़ कोरोना की वजह से है तो उनको कोरोना वार्ड में एडमिट किया जाए। इसके अलावा जितने लोग हमारे पास आते हैं और ये हो सकता है कि उनको कोरोना हो, उनको नज़ला ज़ुकाम है और बुखार है, गले में कोई तकलीफ़ है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट का मतलब है कि आप अपना कमरा अलग कर लें, अपना बाथरूम अलग कर लें अगर हो पॉसिबल है, और अपने एक बर्तन अलग कर लें और जो घर के दूसरे लोग हैं उनसे जो है वो आप दूर से मिलें, 6 फुट का फासला रखें और घर के दूसरे लोग मास्क इस्तेमाल करें और आप भी उनसे मिलते हुए मास्क इस्तेमाल करें। तो ये वो लोग हैं जिनके टेस्ट होने चाहिए। बात ये है कि अभी आपको पता है कि तकरीबन 30 to 40% ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है और उनको कोरोना है। वो सिर्फ वो हो सकता है कि वो फैला भी रहे हों कोरोना को, लेकिन हम उनके टेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और ना हम उनके टेस्ट, इसके लिए तो हमें पूरी पॉपुलेशन का टेस्ट, उसके लिए तो अमेरिका के पास भी इतने टेस्ट नहीं है कि वो सारी पॉपुलेशन के टेस्ट कर सके। ठीक है, एग्रेसिव होनी चाहिए। इस वक्त हम जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास किट्स शॉर्ट हो जाएं उनके लिए जहाँ पे टेस्ट करना ज़रूरी है। एक तो फिर ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जी इसके टेस्ट कौन से होते हैं। इसमें एक तो PCR होता है और एक सीरोलॉजी होती है। PCR टेस्ट जो है उसका फ़ायदा ये है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत थोड़ी है, उसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 67% है। जब आप 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें से 33 लोग जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आते हैं, हमें नहीं पता चलता कि उनको पॉजिटिव है। दूसरा सीरोलॉजी टेस्ट है, सीरोलॉजी में जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वो 95% तक है, लेकिन सीरोलॉजी जो है वो 7वें 8वें दिन के ऊपर आके पॉजिटिव आएगी, और जबकि जो PCR है वो जिस वक्त हुआ है उसको अगर उसी वक्त आपने लिया है तब भी वो पॉजिटिव आ सकता है। फिर यह है कि PCR का जो रिज़ल्ट है वो 2-3 दिन में, 2 दिन में या देर लगती है उसमें, ठीक है, जबकि इसका जो टेस्ट है वो फ़ौरन आ जाता है। और अब इसकी किट मेथड जैसे भी आ गए हैं जिसमें उसी वक्त जो है ना 1-2 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये है कि जैसे जैसे वक्त अब ये है कि आप मरीज़ किस स्टेज में हमारे पास आया है तो हम उस हिसाब से करेंगे। अब ये होता है कि फिर ये लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जो इम्यूनिटी है उसकी क्या, वो कितने दिन रहेगी और कब इम्यूनिटी आती है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं वो जल्दी से जल्दी 11वें दिन पैदा होती हैं इन्फेक्शन होने के बाद, और तमाम मरीज़ों को जो ठीक हो रहे होते हैं 39वें या 40वें दिन में सबको जो एंटीबॉडीज़ शुरू हो जाती हैं। इसमें 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक IgG होती हैं और एक IgM होती हैं।
आईजीएम शुरू में पैदा होती हैं जिन पे हम डायग्नोज करते हैं, और आईजीजी वो हैं जो कि जिससे पता चलता है कि आपको इम्यूनिटी हो गई है। अब ये वायरस क्योंकि नोवा है, नया है, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये वही वायरस है जो सार्स वायरस था। तो सार्स वायरस के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें हमें ये पता चला है कि इसकी इम्यूनिटी 2 से हद 3 साल तक रहती है, और उसके बाद आपको वैक्सीन्स लगानी पड़ेंगी इसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। तो ये तो हमने बात की टेस्टों के मुताबिक। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जी मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं है। शुरू में WHO भी कह रहा था कि जी मास्क लगाना ज़रूरी, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब आप बिल्कुल एक्सपोज हो पेशेंट को तो फिर आपको ज़रूरत है, वरना आम लोगों को ज़रूरत नहीं है, या जो बीमार हैं उनको ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। अब पता ये चला है कि इसके जो एरोसोल है, इसका एरोसोल एक होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट में छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो होते हैं, एरोसोल वो हैं इतने छोटे ज़र्रात हैं जो कि हवा के साथ उड़ते हैं। जब किसी शख्स को छींक आती है तो ऐसा मुमकिन है कि 27 फुट तक 1 सेकंड से कम में उसका एरोसोल जाए, और उसमें से जो भारी भारी जो ज़र्रात होते हैं वो तो बैठ जाते हैं, और जो हल्के ज़र्रात होते हैं वो हवा में रहते हैं, और वो 3 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को घर से निकलते हुए मास्क पहनना चाहिए, और ये कि जब आप घर में हैं तो आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी मास्क पहनना चाहिए, और कोशिश करें कि बुज़ुर्गों को अलग कर दें। जो भी 60-70 साल से ज़्यादा के हैं उनको अलग कमरा दें, उनका अलग बाथरूम हो, जब आप उनसे मिलें तो मास्क पहन के मिलें, छोटे बच्चों को भी उनके पास ना जाने दें। बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि छोटे बच्चों को तो होता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे बच्चों को भी उतना ही होता है जितना और लोगों को होता है। इसमें यह है कि मर्दों को ज़्यादा होता है, औरतों को कम होता है, इसलिए कि मर्द बाहर ज़्यादा जाते हैं, शायद उसकी कोई और वजह भी हो, और बच्चों को भी उसी रेशो में होता है जिस रेशो में जो है। अब पाकिस्तान में जो है लोग ये समझ रहे थे कि शायद यंग लोगों को होता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आ रहे हैं रिजल्ट्स वो तकरीबन 70% जो पाकिस्तान में केसेस हुए हैं वो 70% जो है वो यंग लोगों में हुए। लेकिन जो हम बात बता रहे हैं वो ये है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस इनमें 9 साल तक के बच्चों में ऑलमोस्ट कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो उनको सब क्लिनिकल अटैक होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों का कांटेक्ट बुज़ुर्गों के साथ, या उन लोगों के साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, या वो लोग जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कैंसर या और कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे तो हेल्दी हैं और हो सकता है उनमें फिर भी पॉजिटिव हो, और उनसे ये उनमें जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे लोग समझते हैं कि छींक आएगी और खांसी आएगी तभी ये एरिसोल होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये हंसने से भी हो सकता है, और जो ज़ोर दे के जो बात करते हैं लोग, उसमें भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाते हैं। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनें। फिर ये एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि मास्क की भी पहले बहुत कमी है, कि एक मास्क जो है कितनी देर तक पहना जा सकता है। देखिए बात यह है कि N95 मास्क जो कि सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है, उसका टाइम 12 आवर्स है। जो आम मास्क है वो 4 से 5 घंटे के लिए है, और उसके इस्तेमाल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको पसीना वसीना आ गया या उसके अंदर छींक आ गई तो फिर मास्क आपका काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। फिर बात आती है कि क्या हम इन मास्क को रीयूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, और इनको रिसाइकिल करने के कुछ तरीके हैं, वो उस पर हम बाद में आते हैं। दूसरा एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि कपड़े के मास्क जो हैं वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव हैं और पहने जा सकते हैं। बिल्कुल कपड़े के मास्क इफ़ेक्टिव भी हैं और पहने भी जा सकते हैं। ये उतने इफ़ेक्टिव शायद ना हो जितने सर्जिकल मास्क हैं, लेकिन उनकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। उसके अंदर कम से कम 3 लेयर्स होनी चाहिए कपड़े की, और जो वैसे WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो किचन टॉवल होती है उसके 3 परत हों और एक कपड़ा हो, ठीक है। वरना आप अगर 3 तहें कपड़े की हों तो वो भी काफ़ी है, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदेमंद बात ये है कि आप उसको वॉश कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक सर्जिकल मास्क की बात है, जो कि बंदा हर ज़रा सी चीज़ के लिए दोबारा नहीं ले सकता, 4 घंटे लगाए और फिर ले, और मास्क की कमी भी है।
आप ये कर सकते हैं कि उसको आप स्प्रे करें डेटॉल से या सिर्फ पानी से उसको करें और उसके बाद इसको हॉट इलेक्ट्रिक आयरन से प्रेस कर लें। इसी तरह से आप इसको घर में आपको कर सकते हैं। आप स्टीम करके भी कर, अगर आप जिन लोगों के पास स्टीम आयरन है, ठीक है, वो उससे स्टीम करके उसको खुश करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह करेंसी नोट्स का बड़ा मसला आ रहा है कि लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आप करेंसी नोटों को हाथ लगाएं तो अपने हाथ धो लें, और अगर आप उनको स्टरलाइज करना चाहते हैं तो उनको भी इसी तरह से स्प्रे बॉटल के साथ, पानी के साथ या डेटॉल वाले पानी के साथ स्प्रे करके और हॉट आयरन के साथ प्रेस कर लें। वो नोट आपके बिल्कुल कड़ाकेदार नए हो जाएंगे और उनके अंदर जरासीम वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बात आती है कि एक ये कहा जा रहा है कि ये टेम्परेचर बढ़ने से ये वायरस जो है ये कम होगा कि नहीं होगा, ये बहस चली हुई है शुरू में, और ये कह रहे हैं कि ये खुशफहमी है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, अभी जो स्टडीज़ आई हैं वो ये आई हैं कि जो सरफेसेस पे ये रह जाता है तो वहाँ पे ये डिपेंड करता है सरफेस कैसी है। अगर वो सरफेस पोरस नहीं है तो उसके ऊपर ये जो है वो 24 घंटे तक रह सकता है, और जितनी उसकी पोरेसिटी ज़्यादा होती है सरफेस पे उसका इसका लाइफ टाइम कम होता है। फिर ये है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये स्टील की सरफेस है तो ये तकरीबन 24 घंटे तक उस पर रहेगा। लेकिन अगर वही टेम्परेचर 30 हो जाएगा और वही स्टील की सरफेस है तो फिर इसका दौरानिया कम होकर तकरीबन 8 घंटे पे आ जाएगा। तो इसलिए हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि टाइम बदलने से ये फ़र्क पड़ेगा। फिर इसकी जो वहाँ पे रह जाता है ना, इसकी ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह एरिसोल जितनी देर तक जो हवा में आ जाता है वो कितनी देर तक रहता है उसका भी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ये ज़्यादा परसिस्ट करता है। यही वजह है कराची में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कराची के में जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसको स्टरलाइज रीयूज़ करने के कि N95 को 30 दफ़ा उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करके देखा है, उसको स्टरलाइज उन्होंने किया। उसको स्टरलाइज करने के लिए हॉट एयर इस्तेमाल किया। आप हॉट एयर के साथ, उनमें हॉट एयर होती है, उसके साथ भी स्टरलाइज कर सकते हैं। और जो है इसको आप उसके साथ स्टीम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टीम के साथ जो है इसकी लाइफ कम हो जाती है और इसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट लाइट जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी इसको रिसाइकल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और टॉपिक्स इसके हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।